हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी प्री 2024 का जो जीएस पेपर था उसके कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन क्या था, ये जो जीएस पेपर का सेट ए का हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, जो यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है उस पेपर का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कथन फर्स्ट है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी या इनकमिंग सौर रेडिएशन से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन दूसरा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक है। ठीक है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन से कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत है। ऑप्शन डी है, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। तो इसका सही आंसर होगा कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है ना। इसका आंसर डी होगा। इसका हम जानते हैं क्यों होगा। वायुमंडल में मुख्य रूप से पार्थिव विकिरण, है ना, जो पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा होती है, क्या अवशोषण से गर्म होता है, ना कि सीधे आने वाली सौर विकिरण से, है ना। इसलिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत माना जाएगा। क्या लिखा था पहले वाले स्टेटमेंट में, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी जो इनकमिंग सौर रेडिएशन होती है उससे वायुमंडल अधिक गर्म होता है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या था, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक, ये कथन सही है ना। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन जैसे ग्रीन हाउस गैस दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक होते हैं ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कथन एक सही नहीं है तथा कथन दो सही है। ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, भूमध्य रेखा, है ना, जिसे इक्वेटर कहते हैं, पर क्षोभ मंडल की मोटाई मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। कथन दो है, भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। ठीक है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प है, कथन एक कथन दो दोनों सही है किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन से कथन एक सही नहीं है, कथन एक सही है तथा कथन दो सही नहीं है। चौथा कथन है, चौथा विकल्प है, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। ठीक है। पहला क्या है कि जो भूमध्य रेखा है उस पर क्षोभ मंडल की वो जो मोटाई होती है वो ध्रुव की तुलना में अधिक होती है। ये कथन सत्य है। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है और इसकी मोटाई भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर ये कितनी है, 8 किलोमीटर, है ना। इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है, भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। ये कथन भी सही है ना। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है जिससे सतह गर्म होती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहनी धाराएं बनाती है। ये धाराएं ऊष्मा को क्षोभमंडल के ऊपरी स्तर तक ले जाती है जिससे इसकी मोटाई बढ़ जाती है ना। तो कथन दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या भी करता है। कैसे करता है, कथन दो बताता है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराओं के कारण ऊष्मा ऊपर उठती है जिससे क्षोभ मंडल का विस्तार होता है। इसलिए कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, है ना। ज्वलस खंडाश्मी, है ना, जिसे पायरोक्लास्टी कहते हैं, मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक,
और सल्फर यौगिक। उपर्युक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गार के उत्पाद है ना? तो ज्वालामुखी उद्गार से क्या क्या निकलता है ये पूछना चाह रहा है। तो ये चारों ही चीजें ज्वालामुखी उद्गार से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस डी सभी चार। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो ज्वल खंडाश्मी या पायरोक्लास्टी अल्बा होता है, ये ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले चट्टान के टुकड़े और अन्य ठोस पदार्थ होते हैं। राख और धूल, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और धूल महीन कण होते हैं जो हवा में फैल जाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान नाइट्रोजन गैस निकलती है जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन यौगिक बनाती है। सल्फर यौगिक, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती है जो वायुमंडल में सल्फर यौगिक बनाती है ना। ये सभी उत्पाद ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया का हिस्सा है ना। इसलिए कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प डी सभी चार ज्वालामुखी उद्गार के उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों है ना, जिसे आइसोथर्मल मैप कहा जाता है, से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है ना? पहला है समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। दूसरा कथन है शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अफवाह, इसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं, की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है ना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए है ना। पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा विकल्प है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, चौथा है ना तो एक ना दो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये पहला वाला ही स्टेटमेंट इसका सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत। इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल ए, है ना। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। समताप रेखाओं का विश्लेषण, पहला जो स्टेटमेंट है, महासागरों पर तापमान में उतनी भिन्नता नहीं होती जितनी कि महाद्वीपों पर। जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है जिससे महाद्वीपीय भाग ठंडे हो जाते हैं जबकि महासागरीय भाग तुलनात्मक रूप से गर्म रहते हैं। इसी कारण समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीपों के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है ना। तो ये कथन क्या है? ये कथन सही है। दूसरा कथन, शीत महासागरीय धाराओं का प्रभाव, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक महासागर गर्म महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर के जल को गर्म बनाती है ना कि शीतल, है ना। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यदि ये क्षेत्र ठंडा होता तो समताप रेखा उत्तर की ओर नहीं बल्कि दक्षिण की ओर मुड़ती है ना। तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के दो सबसे बड़े कोको उत्पादक देश के रूप में विख्यात है ना? कोको उत्पादक, पहला ऑप्शन से अल्जीरिया और मोरक्को, दूसरा ऑप्शन से बोत्सवाना और नामीबिया, तीसरा ऑप्शन से कोटे डी आइवरी और घाना, चौथा ऑप्शन से मेडागास्कर और मोजाम्बिक। तो इसका सही आंसर है कोटे डी आइवरी और घाना, है ना। ठीक है, कोटे डी आइवरी और घाना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोटे डी आइवरी और घाना दुनिया के दो सबसे बड़े कोको उत्पादक देश हैं। ये दोनों देश मिलकर दुनिया के ज्यादातर कोको का उत्पादन करते हैं। कोटे डी आइवरी और घाना के बारे में कुछ जानकारी और देखते हैं। ये दोनों ही देश कहाँ के? पश्चिमी अफ्रीका के देश है ना। घाना और ये दोनों पश्चिम अफ्रीका के देश है ना। और कोटे डी आइवरी को आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्राव में गंगा से मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है ना। ऑप्शंस ए है घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ऑप्शंस बी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ऑप्शन सी है घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, ऑप्शन डी है गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, है ना। तो इसका आंसर सही है बी, गोमती सबसे पहले, उसके बाद घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, है ना। हम इसको एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। प्रयागराज से पूर्व की ओर गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख हिमालयी नदियों का सही क्रम निम्नलिखित।
गोमती कहाँ मिलती है? गोमती नदी मिलती है गंगा में, वाराणसी के पास मिलती है। कहाँ मिलती है? वाराणसी के पास मिलती है। घाघरा नदी जो बलिया उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में मिलती है। गंडक नदी बिहार के सोनपुर, है ना, हाजीपुर पटना के पास गंगा में मिलती है। फिर आती है कोसी नदी, बिहार के कटिहार जिले के पास गंगा में मिलती है ना। तो सही अनुक्रम क्या होगा? गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7वां नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट क्या है? चट्टानों के अपक्षय के कारण, है ना, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। कथन 2 है, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है ना। कथन तीसरा क्या है? वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन बी है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है तथा वो कथन 1 की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी है ना तो कथन 2 ना ही कथन 3 सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, है ना। ए आंसर होगा, मैं आगे बताता हूँ कैसे, है ना। ए होगा कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। चट्टानों का जो अपक्षय होता है ना, वेदरिंग में वर्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, वर्षा जल भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय की प्रक्रियाओं में सहायक होता है ना, इसलिए स्टेटमेंट एक सही है। कथन 2 क्या है? वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वर्षा जल में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाता है। ये अम्लीय जल, चूना पत्थर और अन्य कैल्शियम युक्त चट्टानों के अपक्षय को तेज करता है, इसलिए यह कथन सही है तथा कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन तीसरा क्या है? वर्षा जल में ऑक्सीजन, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन घुली होती है जो चट्टानों में मौजूद धातु यौगिकों के ऑक्सीकरण में मदद करती है। उदाहरण के लिए लौह युक्त चट्टानों का ऑक्सीकरण होने से वे जंग, जिसे रस्टिंग कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए कथन भी सही है और कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है और दोनों जो कथन है 2 और 3 कथन 1 की व्याख्या करते हैं, है ना, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे और रूस। उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र, है ना, नॉर्थ सी के साथ लगती है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन और केवल चार। तो केवल 2 देश इसमें हैं जो ऊपर लिखे हैं, उनमें से उन देशों की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन में। उत्तर सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं फिनलैंड, फिनलैंड नहीं करता है। उत्तर सागर के साथ इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बाल्टिक सागर से जुड़ा है ना, फिनलैंड बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है। जर्मनी की सीमा लगती है, जर्मनी की उत्तरी सीमा उत्तर सागर से लगती है। नॉर्वे की सीमा लगती है, नॉर्वे की भी सीमा उत्तर सागर से लगती है। रूस की सीमा उत्तर सागर से नहीं लगती है ना। ये आर्कटिक महासागर और बाल्टिक सागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा है। कौन? रूस। इसलिए हम कह सकते हैं कि जर्मनी और नॉर्वे की सीमा ही उत्तर सागर या नॉर्थ सी से लगती है, इसलिए ऑप्शन बी केवल 2 सही है। 9वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित सूचनाओं पर विचार कीजिए, है ना। हमको देखना है जलप्रपात, क्षेत्र और नदी। ठीक है, पहला है धुआंधार जलप्रपात, क्षेत्र मालवा और नदी नर्मदा। दूसरा है हुंड्रू जलप्रपात, क्षेत्र छोटा नागपुर और नदी सुवर्णरेखा। तीसरा है गोरसेप्पा जलप्रपात, क्षेत्र पश्चिमी घाट और नदी नेत्रवती। उपर्युक्त सूचना में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है, ये पूछा है। तो पहला विकल्प है केवल एक, दूसरा है केवल 2, तीसरा है केवल 3 और चौथा है कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से केवल एक स्टेटमेंट ही सही है ना, इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। जैसे धुआंधार जलप्रपात, ये
मालवा में नहीं है। ये मध्य धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास भेड़ाघाट में स्थित है, जो मालवा क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन नदी नर्मदा है, और है ना, धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है। कहने का तात्पर्य ये कि ये मालवा की वजह से गलत हो गया। नर्मदा नदी सही है, धुआंधार जलप्रपात पर धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। फिर क्षेत्र कौन सा होगा? ये क्षेत्र होगा महाकौशल का क्षेत्र, है ना, महाकौशल, महाकौशल क्षेत्र है। जो जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र कहलाता है वो महाकौशल क्षेत्र कहलाता है। दूसरा आता है हुंड्रू। ये हुंड्रू जलप्रपात ये छोटा नागपुर है, ये कथन सही है ना। झारखंड में छोटा नागपुर पठार पर है, सुवर्ण रेखा नदी पर है ना। गैर सोप्पा जलप्रपात ये पश्चिमी घाट गैर सोप्पा जलप्रपात जो है ये गलत है, यहाँ पे सही नहीं लिखा है ना, ये गलत है, ठीक है। जलप्रपात कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर स्थित है, ठीक है। ये घाट इसका सही है, लेकिन जो पूरा इसका जो वो है ना, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये वाला, ये पूरा एक तरह से गलत है, क्योंकि नेत्रवती नदी पर नहीं है। किस नदी पर है ये है शरावती नदी पर है ना, शरावती नदी पर है। इसलिए ये वाला जो गैर सप्पा वाला है ये गलत है, ठीक है। इसमें से केवल हुंड्रू, छोटा नागपुर और सुवर्ण रेखा वाला जो जोड़ा है वो सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक, ठीक है। मैं तीनों को एक बार और तुरंत बता देता हूँ जल्दी जल्दी। धुआंधार जलप्रपात महाकौशल में नर्मदा नदी पर, इसलिए ये कथन गलत है। हुंड्रू, छोटा नागपुर, सुवर्ण रेखा सही है। गोरसेप्पा पश्चिमी घाट, और कौन सी नदी है ये नदी है शरावती नदी, इसलिए वो वाला स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला का नाम और पर्वत का प्रकार। मध्य एशिया वासजेस वलित पर्वत। दूसरा है यूरोप आल्प्स भ्रंशोस जिसे ब्लैक पर्वत कहते हैं। उत्तर अमेरिका अपलेशियन वलित पर्वत है। दक्षिण अमेरिका एंडीज वलित पर्वत। उपर्युक्त सूचनाओं में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित है? पहला ऑप्शन से केवल एक, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल तीन, है ना, चौथा शायद चारों है ना। तो इसका आंसर होगा केवल दो, है ना, केवल दो, मतलब ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब मैं इनका सही क्रम बता देता हूँ। जो यूरोप में वाजेस पर्वत है और ये भ्रंशोस पर्वत है ना, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, ये वाला। दूसरा यूरोप में आल्प्स पर्वत है, ये वलित पर्वत है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है ना। उत्तरी अमेरिका में अपलेशियन वलित पर्वत है, ये स्टेटमेंट सही है। दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, ये भी वलित पर्वत है ना, ये स्टेटमेंट सही है ना। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो तीसरा और चौथा क्रम है वो सही है। तो केवल दो पंक्तियां इसमें सही है, ठीक है, इसमें केवल दो पंक्तियां सही है। अगले वाले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।